मगर कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो इन दोनों ही कैटेगरीज में नहीं आती हैं, जिन्हें हम सप्लीमेंट्री या एक्स्ट्रा क्वांटिटीज कहते हैं, और वो होते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो आगे हम इनको डिस्कस करेंगे, मगर उसके पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये क्यों इन दो कैटेगरीज में फॉल नहीं करती हैं। तो यदि प्लेन एंगल की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो हम ध्यान से यदि समझें तो आर्क लेंथ भी एक तरह की लेंथ है, तो इसके लिए इसकी यूनिट आएगी मीटर। जो रेडियस है वो भी एक तरह की लेंथ है, तो इसकी भी यूनिट आएगी मीटर। तो देखिएगा आपस में मीटर से मीटर कैंसिल आउट होते हुए फाइनली हमें इसकी यूनिट मिलेगी 1। ठीक ऐसे ही यदि सॉलिड एंगल की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है इंटरसेप्टेड एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो जो एरिया है उसकी यूनिट होती है स्क्वायर मीटर, और क्योंकि नीचे रेडियस का स्क्वायर है मतलब कि लेंथ का स्क्वायर है, तो नीचे भी आ जाएगा स्क्वायर मीटर। तो यहां भी मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट होते हुए फाइनली हमें इसकी यूनिट मिलेगी 1। मगर ये दोनों तो कंफ्यूजन खड़ा करेंगे क्योंकि दोनों में ही 1 आ रहा है, तो हम इनको स्पेशल नाम देते हैं और प्लेन एंगल को बताते हैं रेडियन से और सॉलिड एंगल को बताते हैं स्टेरेडियन से। तो देखा आपने कि इन दोनों की जो यूनिट्स हैं वो पहले की दो कैटेगरीज को फॉलो नहीं करती है, इसके लिए इनको तीसरी कैटेगरी में रखा गया है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्वांटिटीज हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये दोनों ही डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हैं। डायमेंशंस क्या होते हैं हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे, मगर अभी केवल इतना नोट करके रखिए। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को समझने से पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि 2D और 3D क्या होता है। तो 2D प्लेन और 3D स्पेस में इतना ही डिफरेंस है कि मूवमेंट और मेजरमेंट के लिए कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस अवेलेबल हैं। अब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस क्या होती हैं? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन का मतलब यदि किसी एक डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं तो इस मूवमेंट की वजह से ऑटोमेटिकली अपने आप और किसी भी डायरेक्शन में कोई मूवमेंट हमको देखने को ना मिले। जैसे कि एक्स, वाई, जेड एक्सिस, यदि इनमें से हम किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमको इस मूवमेंट की वजह से ऑटोमेटिकली किसी भी डायरेक्शन में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। मगर वहीं यदि हम डायगोनली चलें, एक्स वाई डायरेक्शन में चलें, तो हम देखेंगे कि इस मूवमेंट की वजह से हमें एक्स और वाई दोनों ही एक्सिस में कुछ ना कुछ मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो यदि 2D प्लेन की बात करें तो उसमें दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस होती हैं जो कि लेंथ और विड्थ को बताती हैं। ठीक ऐसे यदि 3D स्पेस की बात करें तो इसमें 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस होती हैं जो लेंथ, विड्थ के साथ में हाइट को भी बताती है। चलिए अब बात करते हैं प्लेन एंगल की। तो प्लेन एंगल ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट 2D प्लेन में कितना फैला हुआ है, एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसने कितनी डायरेक्शंस को ऑक्यूपाई कर रखा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि प्लेन एंगल ये नहीं मेजर करता है कि ऑब्जेक्ट का साइज या विड्थ कितना है, बल्कि ये मेजर करता है कि उसका डायरेक्शनल स्प्रेड कितना है। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो उस समय उस पॉइंट पर एंगल एक्स बना रहा है, और कुछ टाइम बाद जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, वो वहां से कुछ दूर चला जाता है, तो अब देखिएगा कि पॉइंट O से ही ऑब्जर्व करने पर जो एंगल बन रहा है Y, वो पहले के एक्स एंगल से छोटा है। तो यदि प्लेन एंगल साइज को बता रहा होता, विड्थ को बता रहा होता, तो ये वैल्यू सेम रहनी चाहिए थी क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट सेम है, मगर यहां पर एंगल की वैल्यू कम हो रही है, पहले से छोटी हो रही है। मतलब कि प्लेन एंगल साइज को ना बताते हुए, विड्थ को ना बताते हुए, साइडवेज स्प्रेडनेस को बता रहा है कि पहले पॉइंट O से ऑब्जर्व करने पर उसका स्प्रेडनेस एक्स एंगल जितना था, और फिर जब उसकी डिस्टेंस बढ़ी तो पॉइंट O से ही ऑब्जर्व करने पर उसका स्प्रेडनेस y एंगल जितना हो गया। तो प्लेन एंगल को हम बताते हैं थीटा से, और इसका फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, और ऐसे सिस्टम में इसकी यूनिट होती है रेडियन, जिसका सिंबल होता है स्मॉल में RAD। तो अब बात आती है कि ये आर्क लेंथ और रेडियस हमें कहां से मिलेगी। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको सेंटर मानते हुए हम एक इमेजिनरी सर्कल बनाते हैं। इसी सर्कल से हमें आर्क लेंथ और रेडियस मिलती है। तो होता यह है कि जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वहां से दो रेस निकलती है, और जो ऑब्जेक्ट जिसका हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को टच करते हुए इस इमेजिनरी सर्कल के ऊपर एक आर्क को बनाती है। यही आर्क हमें बताता है कि हमारे सेंटर पे कितना
प्लेन एंगल हमें मिल रहा है। तो आइए एक पॉइंट के अराउंड प्लेन एंगल की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम प्लेन एंगल को ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक पॉइंट के अराउंड रोटेशन कितना हो रहा है। तो अब देखिएगा कि यहां पर एक केवल पॉइंट है, मतलब कि हम जहां से स्टार्ट करेंगे पूरा रोटेट करते हुए आएंगे और वहीं पर आकर एंड करेंगे। मतलब कि हमें इस केस में जो आर्क लेंथ मिलेगी वो पूरे इमेजिनरी सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, जो कि आप जानते हैं होता है 2 पाई आर। तो जब हम फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 पाई आर अपॉन आर। तो आर से आर कैंसिल आउट होके फाइनली हमें आंसर मिलेगा थीटा इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। और नोट करिएगा कि ये एक प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब मन में एक डाउट आता है कि आर्क लेंथ तो डायरेक्टली हमें प्लेन एंगल की वैल्यू दे रहा है, तो फिर हम उसे रेडियस से क्यों डिवाइड करते हैं। तो यहां पर यही कंसेप्ट है कि जो आर्क लेंथ है वो रेडियस के साथ में प्रोपोर्शनलिटी में बढ़ती है। मतलब जैसे जैसे हम रेडियस को बड़ा करेंगे या छोटा करेंगे वैसे वैसे हमारी आर्क लेंथ भी बढ़ेगी या छोटी होगी। कहने का मतलब जैसे जैसे हम हमारे इमेजिनरी सर्कल का साइज बढ़ाएंगे या छोटा करेंगे वैसे वैसे हमारी आर्क लेंथ भी बढ़ेगी या छोटी होगी। तो फिर अब एक और बात आती है कि इस हिसाब से हम इमेजिनरी सर्कल का साइज क्या रखें। तो यही यहां पर सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे इमेजिनरी सर्कल का साइज जो भी हो वो हमारे फाइनल आंसर को इफेक्ट ना करे, इसके लिए ही हम रेडियस से डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा था कि एक पॉइंट के अराउंड जो हमें प्लेन एंगल मिल रहा था वो मिल रहा था 2 पाई आर अपॉन आर। अब मान लीजिए कि इसी में मैं मेरे इमेजिनरी सर्कल का साइज बढ़ा देता हूं, मेरी रेडियस को डबल कर देता हूं, 2r कर देता हूं। तो अब देखिएगा कि जब हम फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे तो आएगा 2 पाई इंटू 2r होल डिवाइडेड बाय 2r, क्योंकि हमारी रेडियस अब डबल हो चुकी है, 2r हो चुकी है। तो अब यहां पर देखिएगा कि 2r से 2r कैंसिल आउट होते हुए हमें फाइनली वही आंसर मिलेगा जो हमें पहले वाले केस में मिल रहा था, 2 पाई रेडियन। तो हमारे इमेजिनरी सर्कल का साइज जो भी हो वो हमारे फाइनल आंसर को इफेक्ट ना करे, इसके लिए ही हम रेडियस से डिवाइड करते हैं। चलिए अब बात करते हैं सॉलिड एंगल की। तो सॉलिड एंगल हमें यह बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट 3D स्पेस में कितना फैला हुआ है, एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसने कितने डायरेक्शंस को ऑक्यूपाई कर रखा है। यहां भी ध्यान दीजिएगा कि सॉलिड एंगल हमें यह नहीं बता रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज या वॉल्यूम कितना है, बल्कि यह बताता है कि उसका डायरेक्शनल स्प्रेड क्या है, एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसने कितनी डायरेक्शंस को ऑक्यूपाई कर रखा है। एक पॉइंट से ऑब्जर्व करने पर उसका अपरेंट साइज हमें क्या दिखता है। ध्यान दीजिएगा अपरेंट साइज, ना कि एक्चुअल साइज। जैसे कि मान लीजिए हम अपनी आंखों से लगभग 15 सेंटीमीटर दूर यदि कोई पेन रखें तो उसका एक साइज हमें दिखाई देगा, और फिर कुछ टाइम बाद यदि इस डिस्टेंस को हम बढ़ा दें तो उसी पेन का साइज अब हमें छोटा दिखने लगेगा। और आपने भी ऑब्जर्व करा होगा कि जब पेन हमारी आंखों के ज्यादा नजदीक था, मतलब लगभग 15 सेंटीमीटर दूर था, तो वो हमारी आंखों के ज्यादा व्यूइंग एरिया को कवर कर रहा था, जिसके कारण हम आसपास की चीजों को आसानी से देख नहीं पा रहे थे। इसका मतलब अब सॉलिड एंगल निकालने के लिए हमें आर्क की नहीं बल्कि एरिया की जरूरत होगी, जो कि हम एक इमेजिनरी स्फीयर के ऊपर बनाएंगे। और जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है या हमारा सोर्स है उसको सेंटर मानते हुए हम एक इमेजिनरी स्फीयर बनाएंगे। और जिस प्रकार प्लेन एंगल में इमेजिनरी सर्कल के सेंटर से 2 रेस निकलती थी और ऑब्जेक्ट को कवर करते हुए आर्क बनाती थी, ठीक इसी प्रकार से यहां भी इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर से रेस निकलेगी। ठीक उसी प्रकार से कोनिकल फॉर्म में जैसे कि टॉर्च से लाइट निकलती है और ऑब्जेक्ट को कवर करते हुए इस इमेजिनरी स्फीयर के ऊपर एक एरिया इंटरसेप्ट करेगी। यही एरिया हमें बताएगा कि हमारा डायरेक्शनल स्प्रेड क्या है, हमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर स्फीयर के सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल मिल रहा है। तो सॉलिड एंगल को हम बताते हैं ओमेगा से, और इसका फॉर्मूला होता है इंटरसेप्टेड एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फीयर। और ऐसे सिस्टम में इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, जिसका सिंबल होता है स्मॉल में SR। तो आइए एक पॉइंट के अराउंड सॉलिड एंगल की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो इमेजिन करिएगा कि एक बल्ब है जो कि ऑन पोजीशन में है, मतलब कि वो ग्लो कर रहा है। इसका मतलब उससे इक्वली हर डायरेक्शन में लाइट रेस निकल रही है।
तो आप ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि ये जो लाइट रेस निकल रही है इक्वली हर डायरेक्शन में बाहर की तरफ, वो अपने आप में एक स्फेयर का शेप ले रही हैं। और क्योंकि सॉलिड एंगल मेजर करने के लिए हमें एक इमेजिनरी स्फेयर की जरूरत होती है, तो जो हमारा बल्ब है उसको सेंटर मानते हुए हम एक इमेजिनरी स्फेयर बनाएंगे और इस तरह से बनाएंगे कि जो बल्ब है वो पूरी तरह से उस स्फेयर के अंदर समा जाए, मतलब कि एंक्लोज हो जाए। तो अब देखिएगा कि जो लाइट रेस बाहर की तरफ निकल रही है ये पूरे ही हमारे इमेजिनरी स्फेयर को इंटरसेप्ट करेगी। मतलब इस केस में जो हमें इंटरसेप्टेड एरिया की वैल्यू मिलेगी वो होगी इमेजिनरी स्फेयर के टोटल सरफेस एरिया के बराबर, जो कि आप जानते हैं होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो जब हम फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे तो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल आउट होते हुए हमें फाइनली आंसर मिलेगा 4 पाई स्टेरेडियन। और नोट करिएगा कि ये एक सॉलिड एंगल की मैक्सिमम वैल्यू होती है और यही वैल्यू मिलती है जब हम किसी एंक्लोज्ड ऑब्जेक्ट के सेंटर से सॉलिड एंगल की वैल्यू निकालना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई क्यूब है और उसके सेंटर से हम सॉलिड एंगल की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो हमें यही आंसर मिलेगा 4 पाई स्टेरेडियन। तो अब यहां पर भी मन में डाउट आता है कि जो इंटरसेप्टेड एरिया है वो तो हमें डायरेक्टली डायरेक्शनल स्प्रेड को बता रहा है, तो फिर हम सॉलिड एंगल निकालने के लिए उसे स्क्वायर ऑफ रेडियस से क्यों डिवाइड करते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि जो इमेजिनरी स्फेयर है उसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और यहां पर जो 4 है वो तो एग्जैक्ट है, कांस्टेंट है, वो हर केस में सेम रहना है क्योंकि वो हमें फॉर्मूला से मिल रहा है। ठीक इसी तरह से जो पाई है हम जानते हैं कि उसकी वैल्यू होती है 22/7, जो कि हर केस में वो भी सेम रहना है, चेंज नहीं होना है। कहने का मतलब जो एरिया है वो केवल और केवल रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंडेंट है, मतलब उसके साथ में प्रोपोर्शनलिटी में बढ़ता है। जैसे जैसे हम हमारे रेडियस को बढ़ाएंगे या छोटा करेंगे वैसे वैसे हमें इंटरसेप्टेड एरिया बड़ा मिलेगा या छोटा मिलेगा। कहने का मतलब यदि हम हमारे इमेजिनरी स्फेयर का साइज बढ़ाते हैं तो जो इंटरसेप्टेड एरिया है वो हमें उसी हिसाब से बड़ा मिलेगा, और यदि हम उसका साइज छोटा कर देते हैं तो जो इंटरसेप्टेड एरिया है हमें उसी हिसाब से छोटा मिलेगा। तो फिर अब यहां भी बात आती है कि हम हमारे इमेजिनरी स्फेयर का साइज क्या रखें। तो प्यारे बच्चों यहां पर भी वही कंसेप्ट है कि हमारे इमेजिनरी स्फेयर का साइज हमारे फाइनल आंसर को इफेक्ट ना करे, वो कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो हर हाल में हमें सेम आंसर मिले, इसके लिए ही हम स्क्वायर ऑफ रेडियस से डिवाइड करते हैं। जैसे कि अभी लास्ट केस में हमने देखा था कि हमें आंसर मिल रहा था 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जो कि हमें वैल्यू दे रहा था 4 पाई स्टेरेडियन। अब इसी केस में यदि मैं इमेजिनरी स्फेयर का जो रेडियस है उसको डबल कर दूं, 2r कर दूं, तो देखिएगा अब फॉर्मूला में हम वैल्यूज रखेंगे 4 पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर। तो देखिएगा कि जो 2r का स्क्वायर है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली हमें वही आंसर मिलेगा 4 पाई स्टेरेडियन, जो हमें लास्ट केस में मिल रहा था। तो इसका मतलब हमारे इमेजिनरी स्फेयर का साइज जो भी हो वो हमारे फाइनल आंसर को इफेक्ट ना करे, इसके लिए ही हम उसे स्क्वायर ऑफ रेडियस से डिवाइड करते हैं। तो देखिएगा ये जो टॉपिक है सॉलिड एंगल ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्चुअल भी है और आने वाले समय में 11-12 के सिलेबस में भले ही हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो, ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो या रेडिएशंस पढ़ रहे हो, हमें सभी में सॉलिड एंगल की समझ की जरूरत पड़ेगी। और आगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम वैसे वैसे इसमें और डीप में जाते जाएंगे, इसके जो डेरिवेशन है उनको समझते जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग केस में हम सॉलिड एंगल की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि एक एंटीना है और उससे बाहर की तरफ कुछ रेडिएशंस निकल रहे हैं और हमें इन रेडिएशंस का डायरेक्शनल स्प्रेड निकालना है। तो क्योंकि जो एंटीना है वो हमारा सोर्स है तो उसके टॉप को सेंटर मानते हुए हम एक इमेजिनरी स्फेयर बनाएंगे, और जैसे रेडिएशंस इस एंटीना से बाहर की तरफ निकलते हुए इस इमेजिनरी स्फेयर के ऊपर एक एरिया इंटरसेप्ट करेगी, यही एरिया हमें बताएगा कि हमारा डायरेक्शनल स्प्रेड क्या है, मतलब कि हमें सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या मिल रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि हम कोई ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर हमें उसका एपेरेंट साइज निकालना है।
तो अब इस केस में क्या होगा कि जो हमारी आंखें हैं, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो उनको सेंटर मानते हुए हम एक इमेजिनरी स्फीयर बनाएंगे। और अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो लाइट रेज हैं वो अंदर से बाहर की तरफ नहीं आएंगी, बल्कि बाहर से अंदर की तरफ आएंगी कोनिकल फॉर्म में, और इस दौरान वो इमेजिनरी स्फीयर के ऊपर एक एरिया इंटरसेप्ट करेगी। यही एरिया हमें बताएगा कि ऑब्जेक्ट का एपेरेंट साइज क्या है, मतलब कि सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सॉलिड एंगल में जो इंटरसेप्टेड एरिया है वो हमेशा हम एक इमेजिनरी स्फीयर के ऊपर ही क्यों मेजर करते हैं और कोई ज्योमेट्रिकल शेप क्यों नहीं लेते हैं। तो आइए इसे एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जो हमारा बल्ब वाला केस है उसमें हम एक स्फीयर ना लेते हुए एक क्यूब लेते हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि इस केस में लाइट रेस क्योंकि बाहर की तरफ निकल रही हैं इक्वली हर डायरेक्शन में, तो जो लाइट रेस क्यूब के फेस की तरफ जा रही हैं उन्हें क्योंकि कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो वो कम फैलेंगी और एरिया को इंटरसेप्ट कर देंगी। वहीं हम यदि उन लाइट रेस की बात करें जो कि क्यूब के कॉर्नर्स की तरफ ट्रेवल कर रही हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो वो वहां पहुंचते हुए ज्यादा फैलेंगी और फिर एरिया को इंटरसेप्ट करेंगी। तो हमें ऐसे एक अनफेयर मेजरमेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि कहीं तो फैलाव कम है और कहीं फैलाव ज्यादा। तो इसको निकालने के लिए जो हमने अभी सॉलिड एंगल का फॉर्मूला देखा था वो भी इनवैलिड हो जाएगा और फिर हमें एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मगर स्फीयर के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है उससे हम किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं हमें सरफेस इक्वल डिस्टेंस में मिलती है। वो डायरेक्शन इक्वलिटी को सपोर्ट करता है। इसके लिए हम जो इंटरसेप्टेड एरिया है उसको मेजर करने के लिए हमेशा एक स्फीयर का यूज करते हैं।